देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार मधेपुरा के रहने वाले चंद्र प्रकाश जी की है। दरअसल मैं पिछले दिनों अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ पर शादी में गया हुआ था, जहाँ पर मेरी मुलाकात चंद्र प्रकाश जी से हुई, जो पेशे से एक मूर्तिकार हैं। जब उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने अपने साथ सन 1990 में घटी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनने के बाद मैं डर के मारे सो नहीं पाया, क्योंकि रह रहकर मेरे जहन में वो दृश्य आ रहा था जिसमें उस प्रेत ने पूरी बारात को नदी के किनारे पटक पटक कर मार दिया। तो क्या है ये पूरी घटना चंद्र प्रकाश जी की? चलिए जानते हैं शुरुआत से, उन्हीं के नजरिए से। दोस्तों, जब रात को मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरे मन में एक बेचैनी बनी हुई थी, और उसी बेचैनी के चलते मेरी रात की नींद भी उड़ गई थी। दरअसल मेरे घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी जिससे मैं एक वक्त का खाना भी घर वालों को खिला सकूं। लेकिन मेरे मन को एक सुकून था कि मुझे बनगांव के एक आदमी के यहाँ मूर्ति बनाने का काम मिल गया था, जिसके लिए मुझे सुबह ही समय से पहले पहुंचना था। और इसी चिंता में मेरा मन रात भर डूबा रहा, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आई। और जब मुझे लगा कि सुबह होने वाली है तो मैं घर से निकल पड़ा। बाहर जब जाकर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, और झींगरों की आवाज़ उस सन्नाटे में मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही चल रही ठंडी हवा भी खेतों को लहराते हुए एक अजीब सी आवाज़ कर रही थी। लेकिन मैं हाथ में अपना झोला लिए, जिसमें मूर्ति बनाने के औजार थे, चुपचाप बढ़ता रहा। पर जब मैं रास्ते में चल रहा था तो अपने मन में मूर्ति को बनाने को लेकर अलग अलग सोचने लगा कि आखिर मूर्ति के सभी अंग किस किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि इस बार मुझे जो मूर्ति बनानी थी वो भगवान श्री गणेश जी की थी, जिस वजह से मैं अपने अनुभव से उस मूर्ति को बाकी की मूर्तियों से और भी सुंदर बनाना चाहता था, ताकि मुझे और भी काम मिल सके। और इन्हीं ख्यालों के साथ चलते चलते मेरे कदम ताड़ी चौक तक पहुँचे। पर ताड़ी चौक पहुँचते ही मुझे एहसास हुआ कि अभी रात काफ़ी है। लगता है मैं काफ़ी जल्दी निकल आया हूँ, क्योंकि पिछली रातें जब मैं ताड़ी चौक पर आता तो मुझे एक दूधिया अपनी भैंसों को चारा खिलाते हुए दिखता। लेकिन आज चौक पर पसरे हुए सन्नाटे के साथ सिर्फ मैं ही था। चूँकि मैं घर से काफ़ी दूर निकल आया था तो ऐसे में वापस जाना भी ठीक नहीं था, लिहाजा मैं वहाँ से आगे निकल गया। और ऐसे ही चलते हुए अब मैं पहुँच गया वहीं के एक नदी के पास। मैं उस नदी के किनारे बने थोड़े ऊंचे से टीले वाले रास्ते पर चल रहा था, जो कि लोगों का आम रास्ता है। पर रात में इस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही पसरा रहता है। लेकिन पहले जब मैं इस रास्ते से आता था तो इतनी रात नहीं होती थी जैसे कि आज थी। पर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी और ना ही डर, क्योंकि मुझे सिर्फ उस वक्त अपने काम की फिक्र थी कि मैं समय रहते ही अपने काम पर पहुंच जाऊं, ताकि मेरा काम समय से पहले ही शुरू हो जाए और मालिक भी खुश हो जाए। अभी मैं अपनी धुन में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कोई है। और ये एहसास होते ही जब मैंने अपनी नज़रें नदी के आसपास घुमाई तो मुझे एक आदमी दिखा, जो कि काला कंबल ओढ़े हुए था। अभी वो आदमी अपनी जगह पर ही था, लेकिन जैसे मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मुझे देखते ही खड़ा हो गया और एकदम से मेरी तरफ बढ़ा। फिर पता नहीं वो रुक गया, पर मैंने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के बारे में सोचते हुए अपने रास्ते चुपचाप बिना पीछे देखे आगे की तरफ बढ़ता चला गया। वो आदमी कौन था और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात थोड़ी अजीब सी थी। वो ये थी कि जब मैं वहाँ से काफ़ी आगे निकल गया तो मुझे पानी की बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे उसमें कोई भारी चीज़ ज़ोर से गिरी हो। पर मैं तब भी पीछे नहीं पलटा और बस आगे ही चलता गया। और जब मैंने वो नदी पार कर ली तब जाकर मुझे सुबह होने का एहसास हुआ, क्योंकि अब कुछ पंछी उड़ते हुए दिखे और दूर कुत्तों की भी भौंकने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। लेकिन मैं अभी भी बनगांव नहीं पहुंचा था, और जैसे जैसे मैं बनगांव के करीब पहुंचा कि अंधेरा भी अब छटने लगा था, और सूरज की पहली किरण के निकलने से पहले ही मैं बनगांव में दाखिल हो गया। और जब मैं हरिनाथ जी के दरवाजे पर पहुंचा तो वो अपनी भैंसों को चारा खिला रहे थे। मैंने हरिनाथ जी को देखते ही कहा, राम राम भैया, और सब ठीक ठाक है?
हरिनाथ जी ने भी मेरी राम राम ली और मुझे इतनी सुबह चौखट पर खड़े देखकर बोले, अरे चंद्रप्रकाश जी, आप इतनी सुबह इतनी जल्दी कैसे आ गए? आइए अंदर आइए। हरिनाथ जी ने मुझे वहीं पर बिछी एक खाट पर बिठा दिया और भैंसों को चारा डालकर वो मेरे पास आकर बैठ गए। फिर उन्होंने मेरे हालचाल पूछते हुए कहा, आप इतनी सुबह क्यों आ गए? रास्ते में कोई तुम्हें मिला नहीं क्या? डर नहीं लगा तुम्हें? पता नहीं है तुम्हें इतनी रात को उस रास्ते से कोई नहीं आता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? दोस्तों, हरिनाथ जी की इन बातों से मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला, अरे नहीं भैया, डर कैसा, मुझे जल्दी अपने काम को शुरू करना है ना, इसलिए मैं घर से जल्दी ही निकल पड़ा। हाँ, पर एक आदमी ज़रूर मिला था, वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, वो भी कंबल ओढ़े हुए। अभी मैंने उस आदमी की बात ही कही थी कि हरिनाथ जी के चेहरे का रंग उतर गया और एक गंभीर आवाज़ में बोले, उस आदमी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो मैंने भी उनकी इस बात पर कहा, नहीं, मैं तो बस अपने मन में भगवान की मूर्ति के बारे में सोचता चला आ रहा था। वो मेरे करीब तो आया, लेकिन वो वहीं रुक गया, मुझसे कुछ बोला नहीं वो। तभी हरिनाथ जी ने कहा, चलो शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। जब हरिनाथ जी ने ऐसा बोला तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है और कौन है वो आदमी। तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि मैं अभी अभी जिस आदमी के पास से गुजर कर आ रहा हूँ वो जीती जागती एक मौत है। फिर आगे हरिनाथ जी ने बताया कि वो नदी का एक शैतान है जो देर रात राहगीरों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें वहीं नदी के किनारे पटक पटक कर मार देता है। आज तक जिसने भी उसे अकेले में रात के वक्त देखा है वो जिंदा नहीं बचा और इसी वजह से देर रात वो रास्ता सन्नाटे में डूबा रहता है। और यही नहीं, एक दिन तो हमारे गांव में जब रात में उस रास्ते से बारात आ रही थी तो सभी बारातियों की लाशें उस तालाब में तैरती हुई मिली और तभी से लोगों में खौफ बन गया और उसी दिन से कोई भी उस तालाब वाले रास्ते से रात में नहीं आता है। दोस्तों, हरिनाथ जी की जब मैंने बारात वाली बात सुनी तो एक पल के लिए मैं भी सिंगर उठा, क्योंकि बारात वाली घटना इसलिए सच हो सकती थी क्योंकि वो बारात इसी गांव में आ रही थी। खैर, अभी हम दोनों उस तालाब वाली घटना को ताज़ा ही कर रहे थे कि इसी बीच हरिनाथ जी के घर से गर्मा गर्म चाय आ गई और हरिनाथ जी मुझे चाय का गिलास थमाते बोले, ये लो चंद्रप्रकाश जी, पहले चाय पियो फिर काम करना। लिहाजा मैंने हरिनाथ जी के साथ पहले तो चाय खत्म की और फिर मैं अपने काम में लग गया। लेकिन जब मैं काम कर रहा था तब मेरे मन में एक सवाल रह रह कर आ रहा था कि उस शैतान ने मुझे क्यों कुछ नहीं किया। अगर वो सच में शैतान था तो वो मुझे भी मार देता, जबकि मैं तो अकेला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हीं ख्यालों के साथ मैं अपने काम में लगा रहा। काम करते हुए अभी मुझे कुछ ही देर हुई थी कि तभी हरिनाथ जी के पास एक आदमी आया जो हरिनाथ जी को राम राम बोलते हुए वहीं बिछी खाट पर बैठ गया। आते उस आदमी ने हरिनाथ जी से बोला, अरे चाचा, ये काय की मूर्ति बनवा रहे हो और ये भैया इतनी सवेरे कहाँ से आ गए? तभी हरिनाथ जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे ये भाई साहब मूर्ति बनाने के लिए बुलाए हैं और इनकी हिम्मत तो देखो, ये अंधेरे में ही घर से निकल पड़े थे और वो भी उसी तालाब वाले रास्ते से आए हैं, वो भी उसी शैतान के सामने से निकल गए। ये हैं असली मर्द, देख लो इनकी हिम्मत को। हरिनाथ जी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई जोक मार रहे हैं, लेकिन वही वो आदमी जो अभी अभी खाट पर आकर बैठा था, उसके चेहरे का रंग उतरा सा नजर आ रहा था। और तभी वो एक गंभीर आवाज में बोला, अरे भाई साहब, क्या आपने सच में उस शैतान को देखा? तभी मैंने उस आदमी को भी, उस आदमी या कहूँ कि उस शैतान के बारे में सब बताया और पता नहीं उस शैतान ने मुझे क्यों कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनते ही वो आदमी एक पल के लिए मुझे देखता ही रह गया और तब जाकर जो बात उसने मुझे बताई उसका दृश्य आज भी अगर मैं सोच लेता हूँ तो मेरे चेहरे के सामने आ जाता है। दरअसल दोस्तों, ये वही आदमी था जिसने वो बारात वाला खौफनाक दृश्य अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उस रोज पूरी बारात उस शैतान ने मौत के घाट उतार दी थी। यानी कि इस गांव में ये शख्स उस घटना का साक्ष्य था जो उस रोज किसी तरह से बच गया था। दोस्तों, अभी मैंने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उस आदमी ने अपने और उस बारात के बारे में जिक्र किया। दरअसल उस आदमी ने बताया कि जब मैं ताड़ी चौक पर खड़ा था तो उस वक्त रात के 9 से 10 के बीच का समय हो रहा था। उस वक्त ताड़ी चौक अंधेरे के सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरअसल मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ से लौटते वक्त देरी हो गई थी और उसी रात को हमारे गांव में एक बारात आने वाली थी और संजोग से वो बस ताड़ी चौक पर आकर रुकी। मैंने पूछा तो वो बस हमारे ही गांव में बारात लेकर जा रही थी।
तो मैं भी ड्राइवर से बातचीत करके उसी बस में बैठ गया। लेकिन शायद बारातियों की बुरी किस्मत थी, क्योंकि बस उस तालाब वाले रास्ते पर ही खराब हो गई। ड्राइवर और हेल्पर ने बस को काफ़ी चेक किया, मगर बस की खराबी समझ ही नहीं आई। तो सभी बाराती दूल्हे के साथ बस से उतरकर ड्राइवर समेत गांव के लिए पैदल ही जाने लगे। लेकिन पता नहीं अचानक ही सभी बारातियों की चीखें और चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी और सभी के सभी ऊपर उछलकर नीचे गिरने लगे। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो एक आदमी जो काफ़ी लंबा चौड़ा कद काठी का था, वो सभी को एक एक करके ऊपर उछालकर नीचे पटक पटक कर मार रहा था। मैं उस आदमी को देखते वहीं रास्ते के नीचे एक पतेल वाले झुंड में दुबक गया और वहीं से छिपकर सारा नज़ारा देखता रहा। और उस दृश्य को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। डर के मारे मैंने अपनी सांसें तक धीमी कर ली थी कि कहीं वो शैतान मेरी सांसों की आवाज़ से मुझे देख ना ले। मैं उस शैतान का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसका हट्टा कट्टा शरीर और बाजुओं की ताकत और भयानक आवाज़ से अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई भयानक बला है जिसके जंजाल में आज पूरी बारात फंस गई है। उस शैतान ने मेरी आंखों के सामने पूरी बारात को वहीं पटक पटक कर मार दिया, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। लोग चीखते चिल्लाते रहे, मगर उनका दर्द शैतान को बिल्कुल भी नहीं दिखा। और लगभग 2.5 घंटे में पूरी बारात मौत की नींद सुला दी। पर मैं अपनी सांस रोके उस पतेल के झुंड में चुपचाप से बैठा रहा। वो शैतान पूरी रात भयानक आवाज़ में इधर उधर घूमता रहा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे भी ना देख ले। डर और मौत क्या होती है, मैंने उस रात असलियत में महसूस की थी। खैर, जब मुझे वो डरावनी आवाज़ आनी बंद सुनाई दी, तब जाकर दबे पांव मैं चुपचाप छिपते छिपाते घर की ओर कदम बढ़ाए। और जब मैं गांव में पहुंचा, तब मैंने सारी बात गांव वालों को बताई, जिसे सुनते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसी वक्त तालाब के पास जाकर देख लें कि कोई जिंदा बचा भी है कि नहीं। लेकिन जब सुबह हुई तो तालाब के किनारे पर भीड़ जमा हो गई। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने का नज़ारा झंझोड़ने वाला था। तालाब में सभी बारातियों की लाशें तैर रही थी। इस भयानक मंजर को देखते ही वहां से सभी लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। दहशत इतनी थी कि सभी गांव वाले रात रात भर जागते रहे। और उस दिन के बाद से कोई भी इंसान या राहगीर रात के वक्त उस तालाब वाले रास्ते से नहीं गुजरता। खासकर मैं तो कभी नहीं गया। और उस रात का डर आज भी लोगों में बसा हुआ है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर काम कर रहे मेरे हाथ भी कुछ देर के लिए रुक गए थे और मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। हरिनाथ जी ने मेरी हालत को भांपते हुए मुझे आवाज़ दी, अरे चंद्रप्रकाश जी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो तुम? मैंने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, जी कुछ नहीं, बस वो मैं तो बारात वाली घटना को गौर से सुन रहा था। और ये कहते हुए मैं अपने काम पर वापस से मूर्ति बनाने में लग गया। इधर वो आदमी वहाँ से अब चला गया और इधर मैं अपने हाथों से डरे हुए मन से अपने काम को अंजाम दे रहा था। और वो पूरा दिन उस तालाब वाले शैतान और उस बारात वाली घटना के बारे में सोचते बीता। मेरा एक ध्यान अपने काम पर था, तो वहीं मेरा दूसरा ध्यान उस घटना पर, जिस वजह से मेरे जहन में उमड़ते हुए ख्यालों के साथ साथ वो दृश्य आंखों के सामने आने लगे जो अभी अभी उस आदमी ने बारात वाली घटना के बारे में बताया था। खैर, मैंने 3 दिन में वहीं रहकर अपना काम पूरा किया, यानी कि उस मूर्ति को तैयार किया। और वो मूर्ति किस्मत से बहुत ही सुंदर भी बनी थी, जिस वजह से जो कोई भी उस मूर्ति को देख रहा था तो वो उसकी बनावट और खूबसूरती की तारीफ ही कर रहा था। इसलिए मैं उस समय बहुत खुश था। और फिर उसके बाद आसपास में मेरी कलाकारी की चर्चा मशहूर होने लगी और मुझे दिन पर दिन काम मिलता चला गया। और उसी दिन के बाद से मेरा सोया हुआ भाग जाग गया, यानी कि जिस आर्थिक और इल्लत की ज़िंदगी से मैं और मेरा परिवार जूझ रहा था, वो अब सब नॉर्मल हो गया था। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। और ऐसे ही आज भी मैं मूर्तियाँ बनाने का काम करता हूँ। दोस्तों, चंद्रप्रकाश जी की इस घटना ने तो एक पल के लिए मुझे भी हिला दिया था, क्योंकि वो तालाब वाला शैतान और वो बारात वाली घटना जिसमें उस शैतान ने पूरी बारात पटक पटक कर मार दी थी। सोचो, उस वक्त मैं और आप होते तो शायद ही जिंदा होते। लेकिन वो तो हिम्मत थी चंद्रप्रकाश जी की कि कैसे वो देर रात उस शैतान के सामने से गुजर गए और साथ ही उस गांव के उस आदमी की जो बारातियों की लाशों के बीच से खुद को जिंदा बचा कर ले आया। पर दोस्तों, चंद्रप्रकाश जी ने जो दोनों घटनाएं बताई
वो वाकई में रूह को कपकपा देने वाली थी। खैर मैं तो उसके अगले दिन ही शादी करवाकर वापस से अपने घर लौट आया, पर कहते हैं कि वो तालाब वाला शैतान आज भी वहीं पर मौजूद है और राहगीर को अकेले में देखते ही उसे वहीं पर पटक पटक कर मार देता है और उसकी लाश सुबह उसी तालाब में पड़ी हुई मिलती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।